नमस्कार दोस्तों। हम घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन इस किताब को हम पूरा डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। इसमें देखिए चैप्टर वाइज दिया हुआ है, टोटल 42 चैप्टर हैं इसमें। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर आए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी के हों, चाहे यूपीपीसीएस या एमपीपीसीएस या बीपीएससी के, उनको सम्मिलित किया गया है। तो हम एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और इस सीरीज को पूरा करेंगे। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1974 में की गई। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो पहला कथन सही है। दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो दूसरा जो है ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल पहला सही है। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मिलान करने के लिए दिया हुआ है, पहला नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुई थी। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के में। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई? इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 से दी गई है। अगला है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब की गई? गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 में की गई थी। अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसमें या किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? पहला ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों 1 2 3 तीनों सही हैं। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि HGST प्रिंसेस प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से देखना है कौन कौन से सही हैं। पहला कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार आधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। पहला सही है। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश
राज क्राउन को संप्रभुता ग्रहण की, दूसरा सही है। तीसरा ऑप्शन है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रणाधीन में आ गया, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें पहला और दूसरा सही है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा और बाकी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना और विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं हम लोग उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधानसभा के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्लो मिंटो सुधार का भी कहा जाता है, द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। मार्ले मिंटो सुधार में सिर्फ मुसलमानों के लिए ही पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और किसी वर्ग के लिए नहीं की गई थी। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में संघीय शासन की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम नहीं होने के कारण विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1937। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने
केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? तो इसके तीन ऑप्शन दिए गए हैं। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तो द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा की गई थी। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। तो मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909 के पार्लियामेंटो सुधार द्वारा किया गया था। तो ये दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा है केंद्रों में द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्तियों का हस्तांतरण। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला और तीसरा। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू तथा वायसराय लॉर्ड जेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था का प्रश्न है, यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों के लिए विस्तारित किया गया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? प्रांतीय स्वायत्तता जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत शुरू हुई थी। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की व्यवस्था की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद, मतलब जिसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष था, कहलाता था। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा था, जिसकी अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था, तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 फिर 145 कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है केंद्र में कौन सा एक एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका 1919 के एक्ट द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1919 के मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति दी गई। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, तो दूसरा कथन सही है। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो पहला कथन गलत है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे, तो दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। पहला सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, तो दूसरा भी सही है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में ही भी होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में, बाद में दिल्ली। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से निर्वाचन भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। इसका आंसर हो जाएगा सी 1945 और ए भी हो जाएगा 1926। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1926 और 1945 का केंद्रीय विधान सभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1945। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही ब्रिटिश परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची के विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस
संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास को प्रदान की गई थीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। तो ये ऑप्शन नहीं है, बाकी 1935 के अधिनियम से ही लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान सम्मिलित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, देश के लिए लिखित संविधान। यह जो है महत्वपूर्ण अवयव नहीं है। अन्य जो है विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि ये हैं। एक संघ की योजना पर विचार ये भी है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना ये भी है। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य विकल्प, तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत था। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। पहला उपबंध है संघात्मक सरकार की स्थापना, जो 1935 के अधिनियम से हुई। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। तीसरा, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। चौथा, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। पांचवा, प्रांतीय शासन व्यवस्था। छठा, प्रांतीय विधानमंडल। सातवां, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। तथा आठवां है फेडरल लाने की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा भारत से अलग किया गया था। अब हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका पहला हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 में। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एम.एन. रॉय ने। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये सी, इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में
प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 लाख व्यक्ति। इसकी व्याख्या देखते हैं। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें आंसर हो जाएगा पहला, विलियम वुड जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसमें एस राधाकृष्णन जो है अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। बाकी सी गोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम, ये तीनों 1946 में गठित अंतरिम सरकार के सदस्य थे। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा में 2 दिसंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी गोपालचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, जबकि एस राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन और कारण दिया हुआ है, तो हम पहले कथन पढ़ेंगे। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। फिर कारण इसका है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसमें कथन जो है ए सही है, परंतु कारण जो है गलत है। हम लोग आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अक्टूबर 1943 में लिलिथगो के स्थान पर आर्कीबाल्ड वेवेल वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था। जिससे भारत का विभाजन रुक सके। तो इसका कथन सही है किंतु कारण गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, तीसरा और चौथा। तीसरा है यह बहुदलीय निकाय थी, ये सही है। चौथा, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो तीसरा और चौथा सही है।
इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला और चौथा सही है। पहला क्या है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं, ठीक है, पहला सही है। दूसरा, यह कई समितियों के माध्यम से कार्य कर रही थी, तो पहला और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आंसर सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर किया गया, तो ये क्वेश्चन गलत है। अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, इसका आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। संविधान सभा में चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 19 है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंक एंथोनी। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था, जबकि एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 9 दिसंबर 1946 को। अगला है 24। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? दिसंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन है 25। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946 को। 26वां क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 27। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 22, 1947। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू ने।
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। पहला सही है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी कथन सही है। चौथा है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो चौथा कथन गलत है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन में अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो इसका अंतिम बैठक का तिथि हो जाएगी 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यहाँ पे सूची 1 और का सूची X का सूची Y से मिलान करना। आइए हम लोग देख लेते हैं। संविधान के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, तो इसका आंसर हो जाएगा के मुंशी। अगला है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य VT कृष्णामाचारी। अगला है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, ये राजस्थान PCS में आया था। ये संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। HC मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, BN राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, BN राव द्वारा। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब आरंभ हुआ? तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 26 नवंबर 1949। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, नियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए।
तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 39 भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला है भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। कब अपनाया गया और कब स्वीकृत किया गया, तो ये पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। और संविधान को कब लागू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान को अपनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक सभा द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में BR अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के MR जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त किया था। अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। अगला हम लोग देखते हैं 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के
विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ये दोनों कथन सही है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पहला कथन सही है। दूसरा कारण जो है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। दोनों सही है, लेकिन ये कथन जो है कारण की स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु इसका स्पष्टीकरण नहीं है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है और भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों के तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही हैं, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मौलाना आज़ाद ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया। अगला हम लोग लिख देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसने कहा था? आइवर जेनिक्स ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिक्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ये है ऑस्टिन ने कहा था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अगला चैप्टर है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।